तो आज से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इधर बैठ जाएगा तो बैठ जाओ। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग टॉपिक पहले देख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता। दूसरा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भाग में देखेंगे, एक होगा ऋग्वैदिक, दूसरा होगा उत्तर वैदिक। तीसरा देखेंगे 16 महाजनपद। उसके बाद देखेंगे चौथा नंबर मगध साम्राज्य। फिर देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म। छठा देखेंगे मौर्य काल। सातवां देखेंगे मौर्य उत्तर काल। आठवां देखेंगे गुप्त काल। उसके बाद देखेंगे गुप्त उत्तर काल। तो ये सारा टॉपिक हम लोग को एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है, जो कि सारे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, और आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल, गुप्त काल और गुप्त उत्तर काल। तो ये सारा टॉपिक है, आप लोग उतार सकते हैं टॉपिक को। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, और हड़प्पा सभ्यता में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग उस टॉपिक को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो बनेगा वो होगा नामकरण, कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। दूसरा जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा कालक्रम। तीसरा जो बनेगा वो बनेगा प्रसार, कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता का प्रसार हुआ है। चौथा जो बनेगा ये तो इसका इंट्रोडक्शन समझ लो, ठीक है, जिसमें नामकरण हो जाएगा, कालक्रम हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, इसका लिपि हो जाएगा। ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे इसका उदय कैसे हुआ है। तीसरा पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था। चौथा पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का राजनीति। फिर पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का समाज, उनका समाज कैसा था। फिर पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का कला, कल्चर। तो इतना टॉपिक अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता में कंप्लीट कर लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन में नामकरण, कालक्रम, प्रसार, लिपि, और इधर उदय, हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ है, इसका अर्थव्यवस्था क्या है, राजनीति क्या है, और इसका समाज कैसा था वहाँ का, और छठा में कला, तब जाके हड़प्पा सभ्यता आप लोगों का हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, यानी कि नामकरण, कालक्रम, प्रसार और लिपि से। फिर उदय देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, राजनीति देखेंगे, समाज देखेंगे, फिर कला देखेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं नामकरण से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो देख के कॉपी में उतार भी सकते हैं। तो पहला जो है इंट्रोडक्शन में, यह है नामकरण, कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा है। ठीक है, तो जो पुरातात्विक विभाग होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसा माना जाता है कि जिस भी सभ्यता का पहला स्थल जहाँ पे मिलेगा, उसी स्थान के नाम पे उस सभ्यता का नाम पड़ जाता है। तो पुरातात्विक विभाग ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नाम का शहर को खोजा था, पंजाब में है, और ये है पाकिस्तान में पड़ता है। तो पुरातात्विक विभाग जो है सबसे पहले कौन सा शहर का नाम शहर खोजा था, तो हड़प्पा शहर खोजा था। और ये हड़प्पा शहर जो है ये 1921 में दयाराम साहिनी
के द्वारा इसको खोजा गया था। और ये किसके नेतृत्व में काम कर रहा था? तो ये काम कर रहा था जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा नाम का एक शहर का खोज करता है और इसी के कारण इस सभ्यता का नाम पड़ जाता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। और अगर इसका नाम देखा जाए तो और इसको हम लोग सदैव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सदैव सभ्यता अगर पूछा जाए या कांस्य युगीन सभ्यता पूछा जाए या हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए या सिंधु सभ्यता के नाम से पूछा जाए तो ये चारों जो है ये हड़प्पा सभ्यता को ही इंगित करता है, यानी कि चारों सभ्यता एक ही है जो कि है हड़प्पा सभ्यता। तो इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, सदैव सभ्यता भी बोल सकते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल सकते हैं और सिंधु सभ्यता भी, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका नामकरण। अब जो है इसको हम लोग देखेंगे इसका कालक्रम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो कालक्रम होता है उसको हम लोग 3 भागों में देखते हैं। बहुत सारे किताबों में अलग अलग डेट होता है। तो कालक्रम को हम लोग 3 हिस्सा में देख सकते हैं। तो पहला होता है हड़प्पा पूर्व, जो कि हड़प्पा से पहले का समय होता है और इसका समय पीरियड होता है 3500 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक। दूसरा होता है हड़प्पा सभ्यता। ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये है इसका परिपक्व चरण। मतलब सारा जो हड़प्पा सभ्यता में काम हुआ है ये इस समय पीरियड में हुआ है। कब? तो 2600 बीसी से लेकर के 1750 रहता है, 1750 भी रहता है, 1700 भी रहता है। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2600 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक। तो 2 काल हो गया है, एक हड़प्पा पूर्व मतलब हड़प्पा प्री, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में प्री हड़प्पा पीरियड, और ये हो गया हड़प्पा। और थर्ड होता है हड़प्पा पश्चात। तो हड़प्पा पश्चात जो चलता है ये 1700 से लेकर के 1700 बीसी से लेकर के 1200 बीसी तक इसका कालक्रम है। इसको बोलते हैं पोस्ट हड़प्पा। इसका कालक्रम हो गया हड़प्पा पूर्व। ये हड़प्पा का परिपक्व चरण हो गया बीच वाला, जो 2600 बीसी से लेकर 1700 बीसी या 1750 बीसी के आसपास जो चलता है ये इसका परिपक्व चरण हो गया। सारा खोज जो हुआ है या बहुत सारा चीज़ों यहाँ पे मृदभांड वगैरह जो भी मिला है ये हड़प्पा सभ्यता यानी कि परिपक्व चरण का है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से पहले भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गतिविधि हो रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है हड़प्पा पूर्व, जो कि 3500 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक चलता है। और हड़प्पा के पतन के पश्चात हड़प्पा पश्चात का कुछ संस्कृति वहाँ पे बचा हुआ अवशेष रह जाता है, जिसको हम लोग 1750 बीसी से लेकर के 1200 बीसी तक इसको देखते हैं। तो ये हो गया आपका इसका कालक्रम। और कालक्रम के बाद इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कालक्रम के बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रसार। तो भारत में इसका प्रसार कहाँ हुआ है, पाकिस्तान में इसका प्रसार कहाँ हुआ है और अफगानिस्तान में इसका प्रसार कहाँ हुआ है। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो इसका जो प्रसार है तो इसका जो प्रसार है ये वाले रीजन में पड़ता है। और ये वाला रीजन हम लोग अगर बांटेंगे तो हम लोग ऐसे बांट सकते हैं, इधर हो जाएगा इंडिया, इधर हो जाएगा पाकिस्तान और इधर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये 3 पाकिस्तान में भी फैला हुआ, अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है और इंडिया में भी फैला हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रसार जैसे कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया, ये तीनों जगह पे हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो अफगानिस्तान में जो फैला हुआ है ये हड़प्पा सभ्यता, वो है पहला मुंडीगक, बदसखा। ठीक है, तो मुंडीगक में भी फैला हुआ है, बदसखा में भी फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता, और एक फैला हुआ है सुतगोई।
ये 3 जगह पे फैला हुआ है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान में भी फैला है, पाकिस्तान में भी फैला और भारत में भी फैला है। तो अफगानिस्तान में ये कहाँ कहाँ पे ये मिलेगा हड़प्पा सभ्यता, तो एक मुंडीगढ़ हो जाएगा, एक बदसखा हो जाएगा और सुतगोई हो जाएगा। और ये तीनों जो है फेमस क्यों है, ये तीनों जो है अपने लार्जवद मनी के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये तीनों जगह पे लार्जवद मनी मिलता था और यही तीनों जगह से व्यापार भी होता था बहुत भारी मात्रा में उस समय, इसलिए तीनों जगह फेमस है। तो अफगानिस्तान में 3 जगह याद रखना है, मुंडीगढ़, बदसखा और सतगोई। अब जो है पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ फेमस है, मतलब पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ प्रसार है, तो हम लोग एक तो बोल सकते हैं सिंध। ठीक है, सिंध में तो फेमस है, फैला हुआ है ही। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो और सिंध ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जुड़वा राजधानी भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, तो मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखालदास बनर्जी 1922 में। उसके बाद होता है चान्होदड़ो, अमरी, बालाकोट, ठीक है, सुक्ता, जिंडोर, हड़प्पा खुद। तो ये मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के किनारे है और ये हड़प्पा जो है ये आपको रावी नदी के किनारे मिल जाएगा। तो ये चीज को भी याद रखना है। ठीक है, अमरी, कोटदीजी, ये सारा का सारा पाकिस्तान में जो है ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान में कहाँ फैला हुआ है, पाकिस्तान में कहाँ फैला हुआ है, ये तो देख लिए। अब भारत में हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ फैला हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सारे नामों को याद रखना है और इसको हम लोग मिटाते हैं अभी, फिर देखते हैं कि भारत में ये कहाँ फैला हुआ है। तो इंडिया में फैला हुआ है ये हरियाणा में। तो हरियाणा में कहाँ पर, तो हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली। ठीक है, तो ये याद रखना है कि राखीगढ़ी कहाँ है और बनावली कहाँ है। फिर जो है ये पंजाब में भी फैला हुआ है। तो पंजाब में कहाँ फैला हुआ है, तो पंजाब में ये फैला हुआ है रोपड़ में, याद रखना है। पूछ देता है कि रोपड़ कौन सा स्टेट में पाया जाता है, तो हम लोग को पंजाब वहाँ पे याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे गुजरात में, तो गुजरात में अच्छा खासा स्थल यहाँ पे मिलता है, देसलपुर, ठीक है, धौलावीरा, लोथल। और ये लोथल जो है इम्पोर्टेंट साइट है, हड़प्पा सभ्यता का इम्पोर्टेंट साइट है लोथल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला हुआ था जिससे कि लोग अपना व्यापार वगैरह चलाते थे। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ये फैला हुआ था दैमाबाद में। यूपी में फैला हुआ था ये आलमगीरपुर में। ठीक है, फिर राजस्थान में फैला हुआ है, राजस्थान में कहाँ, कालीबंगा में। जम्मू में भी फैला हुआ है, तो जम्मू में कहाँ, तो मांदा में। तो इतना सारा नाम याद रखना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता भारत में कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था हरियाणा में। हरियाणा का साइट का नाम क्या है, तो राखीगढ़ी और बनावली। पंजाब में फैला हुआ था रोपड़ में, और गुजरात में देसलपुर, धौलावीरा और लोथल। ये लोथल फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एक बंदरगाह मिला था, यानी कि डॉकयार्ड, यहाँ से लोग समुद्र से व्यापार वगैरह करता था।
महाराष्ट्र में दैमाबाद में फैला हुआ था। और दैमाबाद फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक कांसे का रथ मिला हुआ था छोटा सा। यूपी में आलमगीरपुर था, यहाँ पर भी फैला हुआ है। राजस्थान में कालीबंगा में फैला हुआ है, और कालीबंगा में ही जो है इसको काली चूड़ियों का प्रदेश भी बोलते हैं। और जम्मू में ये मांदा में फैला हुआ था। तो इतने सारे जगहों पे हड़प्पा सभ्यता का प्रसार हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रसार भारत में भी हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, अफगानिस्तान में भी हुआ है। तो लगभग 1300 साइट सिर्फ हड़प्पा सभ्यता का है, लगभग 1300 साइट। तो सारे साइटों को तो नाम याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट है, स्थल है, उसको हम लोग को याद रखना पड़ता है हड़प्पा में। ठीक है। तो भारत को बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा था कि कहीं भारत का साइट कहीं कम ना हो जाए। तो बाद में जब खुदाई हुआ तो बाद में जब खुदाई हुआ तो पता चला कि 500 से प्लस साइट सिर्फ हम लोग को भारत से ही मिल जाता है। तब जा करके भारत वालों को शांति मिला कि नहीं, भारत से भी हड़प्पा का साइट मिल रहा है। तो ये हो गया प्रसार। तो अगला जो था हड़प्पा सभ्यता का, इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को थोड़ा बैक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो है लिपि। तो इसका लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता का लिपि, हड़प्पा सभ्यता का लिपि होता है भाव चित्रात्मक। उसका नाम है भाव चित्रात्मक। और ये भाव चित्रात्मक लिपि जो होता है, ये पहले राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, फिर लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। ठीक है। तो भाव चित्रात्मक लिपि पहले राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। इसका नाम है लिपि का। ये इसको बुस्ट्रोफेडन मानते हैं, क्योंकि आज तक इसको जो है कभी भी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अगर पढ़ पाते तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को और जानकारी मिलता, और जानकारी मिलता तो झूठ का एगो माथा का दर्द बढ़ जाता, याद करना पड़ता और ज़्यादा पढ़ना पड़ता। तो हम लोग यहाँ पे जो भी जानकारी हम लोग को प्राप्त हो रहा है, सारा का सारा पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो दो को सोर्स होता है जानने के लिए, कोई भी सभ्यता को या इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार का स्रोत से हम लोग जानते हैं। स्रोत मतलब सोर्स, जहाँ से हम लोग को उस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है। तो एक स्रोत तो हो गया पुरातात्विक स्रोत, जो कि हड़प्पा सभ्यता पूरा का पूरा पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या हो गया? तो साहित्यिक स्रोत का मतलब हो गया कि उस सभ्यता के बारे में जानकारी हम लोग को किसी टेक्स्ट यानी कि किताब उताब से अगर जानकारी मिल रहा है तो उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत के माध्यम, साहित्यिक स्रोत के नाम से जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो सभ्यता है, उसमें हम लोग को मिलेगा कि वहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ हम लोग को वहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होगा। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिपि के बारे में जान लेते। और धौलावीरा में एक बहुत 10 अंक का एक सूचना पट मिला था। ठीक है, 10 अंक का सूचना पट, जहाँ पे भाव चित्रात्मक लिपि के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा गया था, लेकिन हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पाए। अब जब उसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाए तो कहाँ से इसके बारे में हम लोग कुछ बता पाएंगे? तो अगला जो है ये है आपका लिपि। तो इसका लिपि कैसा होता है? हड़प्पा सभ्यता का लिपि क्या है? तो हड़प्पा का सभ्यता का है भाव चित्रात्मक। तो ये भाव चित्रात्मक कैसा है? तो पहले मतलब कि फर्स्ट लाइन जो होता था वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, उसके बाद फिर लेफ्ट से राइट लिखा जाता था। ठीक है। तो पहले ऐसे से स्टार्ट होगा लिपि, फिर ऐसे से स्टार्ट होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुस्ट्रोफेडन बोलते हैं। आज तक इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अगला क्या है? तो धौलावीरा। तो धौलावीरा में एक विस्तृत 10 अंक का सूचना पट प्राप्त हुआ है, लेकिन ये भी पढ़ा नहीं गया। अगर पढ़ा जाता तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में और ज़्यादा जानकारी कलेक्ट कर पाते, लेकिन नहीं पढ़ा गया है तो हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसका लिपि क्या हो गया? भाव चित्रात्मक पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है। और लिपि में क्या हो गया? तो पहला लाइन जो है राइट से लेफ्ट लिखा जाएगा, फिर लेफ्ट से राइट लिखा जाएगा। इसको बुस्ट्रोफेडन का संज्ञा दिया जाता है। इसको पढ़ा आज तक नहीं गया है। और धौलावीरा में एक विस्तृत 10 अंक का सूचना पट भी प्राप्त हुआ है, लेकिन ये सूचना पट भी पढ़ा नहीं गया है। जब ये सूचना पट ही पढ़ा नहीं गया है तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी और प्राप्त नहीं हो पाता है। अब हड़प्पा सभ्यता
का उदय, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उदय है ये कैसे हुआ? तो अगला जो हेडिंग होगा ये होगा उदय। तो जब हड़प्पा सभ्यता चल रहा था तो उसी के समकालीन और दो सभ्यता चल रहा था, ठीक है। तो भारत से हम लोग उत्तर की ओर जाएंगे और एक उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे, तो एक हम लोग को मिलेगा मेसोपोटामिया का सभ्यता और एक मिलेगा मिस्र का सभ्यता। तो मेसोपोटामिया का सभ्यता भी मिलता है और मिस्र का सभ्यता भी मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है दिख रहा है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो मेसोपोटामिया के सभ्यता से हुआ है, ठीक है। क्या मानना था कि इसका सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया का सभ्यता से इसका विकास हुआ है। हम लोग मतलब मेसोपोटामिया का सभ्यता के लोगों से देख करके हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ता है? तो अब हम लोग को इसके साक्ष्यों को काटना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं, तो हम लोग इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम लोग किसी और से देख के सीखे हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेसोपोटामिया का सभ्यता और भारत के सभ्यता के बीच में अंतर ढूंढते हैं, ठीक है। तो अगर मेसोपोटामिया के सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है तो वहां से अच्छा जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में कैसे है, वहां से अच्छा नगर नियोजन व्यवस्था कैसे है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था चेस बोर्ड की तरह एक दूसरे को, जो रोड होता था एक दूसरे को समकोण काटता था एकदम इस तरह, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में इस तरह हम लोग को देखने को नहीं मिलता, जबकि में हम लोग का हड़प्पा सभ्यता में इस तरह का चीज देखने को मिलता है। तो ऐसा कैसे हो गया? और लिपि में भी बहुत सारा अंतर है, ठीक है। लिपि में अंतर है, जल निकासी व्यवस्था में भी अंतर है। हम लोग का जो हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी व्यवस्था था वो बहुत ही सुदृढ़ था, बहुत ही वेल डेवलप्ड था रोड से एक पतला पतला नली जाता था और वो पतला पतला नली जो है वो मेन नली से जाकर के मिल जाता था और फिर मेन नली में भी वो ढका हुआ रहता था। तो इस तरह का व्यवस्था अगर हड़प्पा सभ्यता में मिल रहा है और मेसोपोटामिया का सभ्यता में वो उस प्रकार का कुछ चीज हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग किस बेसिस पे बोलेंगे कि इसका विकास मेसोपोटामिया का सभ्यता से हुआ है? तो इसलिए इस साक्ष्य को हम लोग काट देते हैं कि उसका विकास मेसोपोटामिया का सभ्यता से हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखवा देते हैं उदय। तो उदय में है कि ऐसा माना जाता है, कि हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के सभ्यता से हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इसमें क्या देंगे, अपना तर्क देंगे कि कैसे नहीं माना जाता है। तो हड़प्पा में क्या है? तो हड़प्पा में है बेहतर जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा में अगर बेहतर जल निकासी व्यवस्था है और मेसोपोटामिया में बेहतर जल निकासी व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग किस बेसिस पे बोलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया का सभ्यता से हुआ है? दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पे इसका नगर नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है, यहाँ पे क्या होता था, तो सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी ऐसे ऐसे चेस बोर्ड की तरह। इस तरह का नगर नियोजन हम लोग को मेसोपोटामिया सभ्यता में नहीं मिलता है। तीसरा अंतर हम लोग को लिपि संबंधी भी मिल जाता है। तो लिपि में भी यहाँ का लिपि अलग है और हड़प्पा के सभ्यता का लिपि अलग है, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इसका विकास ऐसे हुआ है। समझ में आ रहा ना? तो नगर नियोजन हो गया, जल निकासी हो गया है, और यहाँ पे जो है हड़प्पा में ही पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो और पक्की ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में हो रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता में मिलता है, लेकिन उस मात्रा में नहीं मिलता है जितना कि हम लोग को हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। तो अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता से अगर हम लोग देख के सीखे हैं और मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही इसका विकास हुआ है, तो फिर ये इतना सारा जो मिल रहा है इसमें डिफरेंस कैसे हो रहा है? तो मनका संबंधी हम लोग यहाँ पे मनका का निर्माण करते हैं,
यहाँ पे हम लोग, ठीक है, बहुत सारा शिल्प है जो कि मेसोपोटामिया से डिफरेंट है। इतना सारा डिफरेंस फिर कैसे हो रहा है? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं, इसका जो विकास हुआ है ये मेसोपोटामिया का सभ्यता से नहीं हुआ है। तो इसका विकास कैसे हुआ है? तो यहाँ के स्थानिक लोग जो है, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है यहाँ के स्थानिक लोगों द्वारा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हो गया है? तो यहाँ के जो लोकल पीपल्स है उसी के द्वारा। तो यहाँ तक हो गया इसका उदय। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया। अब इसका हम लोग देख लेते हैं अर्थव्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसा था? तो अर्थव्यवस्था पे सिंगल क्वेश्चन भी लिखने को मिल सकता है। तो हड़प्पा अर्थव्यवस्था में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कृषि, देखेंगे इसका। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे पशुपालन देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसका शिल्प देखेंगे। फिर चौथा में इसका हम लोग देखेंगे व्यापार देखेंगे। ये चारों अगर हम लोग का कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था इसका ठीक है, ठीक है। तो कृषि का बात किया जाए तो यहाँ पे कृषि तो हो रहा था, लेकिन निर्वाह कृषि हो रहा था। मतलब जितना जीवन यापन करने के लिए जरूरत है उतना ही कृषि किया जा रहा था, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पे साक्ष्य भी मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले कृषि पे आ जाते हैं। तो कृषि में हम लोग पहला पॉइंट जो लिखेंगे कृषि में, तो कृषि में पहला पॉइंट होगा कि यहाँ पे हड़प्पा से हम लोग को मिल रहा है गेहूं का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। उसके बाद बनावली से हम लोग को जौ का साक्ष्य भी मिल रहा है। और लोथल से हम लोग को चावल का साक्ष्य भी मिलता है। तो ये अगर हड़प्पा से गेहूं का साक्ष्य मिल रहा है, बनावली से जौ का साक्ष्य मिल रहा है और लोथल से चावल का साक्ष्य मिलता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कृषि हो रहा था। तो कृषि तो हो रहा था, लेकिन क्या है कि उस तरह का, उस लेवल का कृषि नहीं हो रहा था जिस लेवल का हम लोग को मौर्य काल में देखने को मिलेगा, ठीक है। कृषि होता है लेकिन उस लेवल का कृषि यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट में है कि हड़प्पा सभ्यता में ही हम लोग को मिट्टी के हल्के साक्ष्य भी मिलते हैं। मतलब कि मिट्टी हम लोग को भुरभुरा मिलता है। तो मिट्टी अगर हम लोग को भुरभुरा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कृषि किया जाता होगा। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग इसी में लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा में हम लोग को हल रेखा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जिससे हम लोग मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं ना हल से, तो वही। तो कालीबंगा में हल रेखा का भी साक्ष्य मिल रहा है। ये भी जो है हम लोग को कृषि को दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि होता होगा, तभी हल रेखा का साक्ष्य मिल रहा है। तो हड़प्पा से हम लोग को क्या मिल रहा है? तो हड़प्पा से गेहूं का साक्ष्य मिलता है, बनावली से जौ का साक्ष्य मिलता है, लोथल से चावल का साक्ष्य मिलता है। ये सब फैक्ट है, ये सब फैक्चुअल चीज है। ये सब हो गया कॉन्सेप्ट, अगर आप पूरा बनाना हो तो। अब मिट्टी का हल्का होने का भी साक्ष्य मिल रहा है और कालीबंगा से हल रेखा का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे जो सिंचाई होता है ये बेसिकली होता है प्राकृतिक सिंचाई, ठीक है। कैसा सिंचाई होता है? तो प्राकृतिक रूप से यहाँ पे सिंचाई किया जाता है। और एक धौलावीरा में जो है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो धौलावीरा में जो है मिला है एक जल संचय का विधि। मतलब कि धौलावीरा में जो जल होता था उसको इकट्ठा करके भी रखने का साक्ष्य मिला है। तो जो जल को इकट्ठा करने का साक्ष्य रखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है तो नदी के किनारे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है कि लोग बारिश का जो पानी होता है उसको ये लोग, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, इकट्ठा करके रखते हैं पानी को, तो उस तरह ये लोग भी जो है जल संचय करता था। तो धौलावीरा में एक हौज मिला है जहाँ पे बहुत सारा उसको जब खुदाई हुआ तो देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रखा जाता होगा। तो यहाँ पे उस पानी का प्रयोग हम लोग सिंचाई के रूप में कृषि के लिए करते हैं। तो अगर कृषि को देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से हम लोग क्या मिल रहा है? गेहूं मिलता है, बनावली से जौ मिल रहा है, लोथल से चावल मिलता है, मिट्टी के हल्के होने का साक्ष्य मिलता है, कालीबंगा से जो है हल रेखा प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे प्राकृतिक सिंचाई भी होता है, धौलावीरा से जल सिंचाई की एक बहुत ज़्यादा
विधि मिला है। तो ये हो गया आपका कृषि वाला हिस्सा। अभी हम लोग अर्थव्यवस्था में ही हैं, तो हम लोग कृषि को देखने के बाद हम लोग देखेंगे पशुपालन को देखेंगे। तो यहाँ पे भारी मात्रा में जानवरों को रखा जाता था, ठीक है, क्या रखा जाता था? जानवरों को। तो अगर हम लोग इसका पशुपालन देखेंगे, ठीक है, तो पशुपालन में हम लोग देखेंगे कि पशुओं को भी यहाँ पे पालने का काम होता था। तो पशुपालन में हम लोग गाय नहीं कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, बैल, ठीक है, ये सब रखता था। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सांड, ठीक है, गेंडा। तो ये सब चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। लेकिन याद करने वाला चीज क्या है कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा से घोड़े का साक्ष्य मिला है, ठीक है। लेकिन ये घोड़े का साक्ष्य को लेकर के अभी भी क्या है, ये विषय विवादित है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा लोग ये भी मानता है कि वहाँ के लोग जो है घोड़े से परिचित नहीं थे। जब घोड़े से परिचित नहीं थे तो मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा में घोड़ा का साक्ष्य क्या कर रहा है? तो वहाँ पे मिला था घोड़ा का जो पैर होता है, नाल, उसका साक्ष्य मिला था, उसका चिन्ह मिला था। तो लोगों को लगता है कि ये घोड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और ये लोग जो है, जो शेर वगैरह होता है, ये लोग से परिचित भी ये लोग नहीं था। तो ये हो गया पशुपालन को लेकर के। अब अगर हम लोग देखेंगे शिल्प को लेकर के, तो शिल्प में क्या है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और शिल्प में देखा जाए तो लोग शिल्प का निर्माण, शिल्प बोले तो पॉटरीज, तो बहुत तरह का ये लोग शिल्प बना करके बेचता था, ठीक है। तो ये लोग शिल्प में ये लोग सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, ठीक है, ये सब चीज का प्रयोग करता था शिल्प निर्माण में, ठीक है। ये लोग जो है मन का निर्माण भी करता था, और इसका मनका का काम होता था पशुओं को पहचानने के लिए, ये लोग को व्यापार करने के लिए दूर दूर तक भेजा जाता था, तो उसको एक मोहर की तरह से दिया जाता था, और इसको हम लोग मोहर भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये मनका या मोहर जो है, अगर कोई एक पत्थर का नाम बोला जाए कि किस पत्थर से ज़्यादा बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेल खड़ी। तो सेल खड़ी नामक पत्थर से ये सब का निर्माण होता था, क्योंकि ये सेल खड़ी पत्थर जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता था, सॉफ्ट होता था, और ये मिल जाता था हम लोग को राजस्थान और गुजरात वाले इलाका से। तो राजस्थान और गुजरात से हम लोग को सेल खड़ी मिलता था, क्यों? क्योंकि ये कोमल कोमल भी होता था और आसानी से हम लोग को मिल भी जाता था, इसलिए इसी के माध्यम से हम लोग मोहर या मनका का निर्माण करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब लोथल और चान्हू-दड़ो, तो लोथल और चान्हू-दड़ो में यहाँ पे एक मनका निर्माण कारखाना भी मिला है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि मनका निर्माण के लिए कारखाना कहाँ मिला है, तो मनका निर्माण के लिए कारखाना जो है हमको लोथल और चान्हू-दड़ो से प्राप्त हुआ है। अब कासा, और ये कासा का एक रथ प्राप्त हुआ था, कासा का एक छोटा सा 4 इंच का रथ है। ये रथ हम लोग को कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो दैमाबाद से। तो कासा का रथ कहाँ मिला है, तो दैमाबाद में। और ये दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का दैमाबाद था, और दैमाबाद में हम लोग को एगो कासा का रथ भी प्राप्त होता है। तो ये चीज होगी आप लोग का शिल्प, जो कि आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा मोहर कहाँ प्राप्त हुआ है, तो सर्वाधिक मात्रा में मोहर जो है हम लोग को मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। तो ये भी पॉइंट एक याद रखना है कि सर्वाधिक मात्रा में मोहर
इसको मुहर भी बोलते हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्वाधिक मात्रा में मोहर का प्राप्ति कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन दे देगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या दैमाबाद। तो हम लोग को टिक लगाना है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का एक अद्वितीय विशेषता क्या था कि यहाँ पे एक ग्रेट बाथ मिला था। ग्रेट बाथ मतलब एक विशाल स्नानाघर। और इस विशाल स्नानाघर में लोग जो है पूजा पाठ के लिए, नहाने के लिए प्रयोग करता था। और उस जो बहुत बड़ा विशाल था, और वहाँ पे छोटा छोटा कमरा भी था। यहाँ पे महिलाएं लोग जा करके बीच में एक तालाब तरह का संरचना बना हुआ था, और साइड साइड में रूम है, और उस रूम में जा करके लोग कपड़ा वपड़ा एक्सचेंज करता था। उसके बगल से भी नाली बह रहा है। ठीक है, तो मतलब कि एक उसका फीचर है। और मोहनजोदड़ो को हम लोग बोलते हैं मृतकों का टीला का भी नाम से इसको जानते हैं। और ये पड़ता है सिंध के राज्य में, एथी क्या बोलते हैं, ये सिंध में पड़ता है। इसका खोज कौन किया था? 1922 में राखलदास बनर्जी। तो ये हो गया तुम्हारा जाकर के शिल्प। अब इसका अगला हम लोग देखेंगे व्यापार। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। व्यापार, तो यहाँ पे व्यापार में पहला पॉइंट होगा कि यहाँ पे लोग आंतरिक और बाह्य व्यापार, तो दोनों प्रकार का व्यापार यहाँ पे होता था। ठीक है, तो ये लोग बाह्य व्यापार भी करता था, मतलब कि अपने देश से बाहर भी जा करके व्यापार करता था। और आंतरिक व्यापार का मतलब हो गया कि ये लोग जो है अपने स्टेट में ही, मतलब अपने देश के ही कोई अलग अलग स्टेट से ये लोग व्यापार करते थे। तो बाह्य व्यापार में हम लोग बोल सकते हैं कि मेसोपोटामिया से भी व्यापार करता था। ठीक है, और मेसोपोटामिया के लोग जो है भारतीय व्यापारी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो व्यापारी श्रेणी में आता था, तो मेसोपोटामिया के लोग उसको क्या बोलते थे? तो मेलुहा बोलते थे। तो मेलुहा किसको बोला जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को बोला जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जो व्यापारी श्रेणी के लोग होते थे, उसको मेलुहा शब्द से संबोधित किया जाता था। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। और अगर बाह्य व्यापार में देखा जाए तो एक हो जाएगा ओमान से भी ये लोग व्यापार करता था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, ये सब सारे देशों से ये लोग बाह्य व्यापार करते थे। मतलब कि अगर हड़प्पा सभ्यता के एरिया को अगर बाहर जाकर व्यापार करना हो तो मेसोपोटामिया, ओमान, यमन, ये सबसे व्यापार करते थे। अब अगर आंतरिक व्यापार में देखेंगे तो आंतरिक व्यापार में ये लोग गुजरात से भी करता था। तो गुजरात में क्या है? एक लोथल है। ठीक है, तो लोथल में क्या मिला? एक बता चुके हैं, बंदरगाह मिला है। ठीक है, तो बंदरगाह मिला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्थान से भी लोग व्यापार करता है। ठीक है, गुजरात में एक बंदरगाह मिला है लोथल, मतलब कि समुद्र किनारे बसा हुआ एक शहर है लोथल। और राजस्थान से जो है ये लोग सेलखड़ी पत्थर मंगवाता था ये लोग राजस्थान से। अब अगर अफगानिस्तान और बिहार का बात करें, बिहार से भी लोग मंगवाता था। तो अफगानिस्तान और बिहार से ये लोग टीन मंगवाता था। और अफगानिस्तान में क्या था? लाजवद मनी था, याद है? तो ये लोग लाजवद मनी और टीन जो है अफगानिस्तान और बिहार से, तो टीन जो है ये बिहार से भी मंगवाएगा और अफगानिस्तान से मंगवाएगा। लेकिन ये जो लाजवद मनी है ये सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान से मंगवाएगा। तो वैसा ही जो है ये कर्नाटक, तो कर्नाटक से ये लोग क्या मंगवाता था? तो सोना मंगवाता था। तो ये चीज जो है ये लोग करता था आंतरिक व्यापार। ठीक है, तो आंतरिक व्यापार कैसे हो रहा है? तो आंतरिक व्यापार गुजरात से भी होता है, राजस्थान से भी होता है, अफगानिस्तान बिहार से भी हो रहा है, कर्नाटक से भी हो रहा है भारत का। और भारत के बाहर भी व्यापार हो रहा है, जिसको बाह्य व्यापार भी बोल सकते हैं हम लोग। तो बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया से भी हो रहा है। मेसोपोटामिया के लोग भारतीय व्यापारी को मेलुआ शब्द कह करके पुकारते थे। और यहाँ और ओमान से भी होता है, यमन से भी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता है। अब अगर हम लोग व्यापार, इसको मिटा देते हैं हम लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर व्यापार में देखा जाए
तो व्यापार जो है जल एवं स्थल दोनों ही माध्यम से होता है, ठीक है। तो व्यापार जो है जल स्थल दोनों ही माध्यम से होता है। ये लोग जो है किस चीज का प्रयोग करता था, तो ये लोग बार्टर सिस्टम का प्रयोग करता था, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय की प्रणाली। ये वस्तु विनिमय की प्रणाली क्या होता था कि अगर आपके पास गेहूं हो गया है बहुत ज़्यादा और किसी और के पास अगर चावल है तो आप गेहूं दीजिए और चावल लीजिए, मतलब कि वस्तुओं का ही हेर फेर किया जाता था, वस्तुओं का ही एक्सचेंज किया जाता था, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय की प्रणाली कहते थे। यहाँ पे जो है हम लोग को कोई भी प्रकार का मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पैसा वैसा नहीं प्राप्त हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम शहरीकरण। इसका रोड का स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चाहे व्यापार का जो पैटर्न है वो देखते हुए हम लोग इसको शहरीकरण का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर इतिहास में अगर प्रथम शहरीकरण का बात हुआ है तो ये है हड़प्पा सभ्यता। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और अभी इसका टॉपिक बाकी है, जैसे राजनीति पढ़ेंगे, इसका समाज कैसा था वो पढ़ेंगे, इसका कला क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं, तो इसका एक सामान्य जानकारी पढ़े हैं और इसका अर्थव्यवस्था पढ़े हैं। सामान्य जानकारी में हम लोग क्या पढ़े, इसका नामकरण, तो पूरा एक रिवीजन कर लेते हैं। तो 1921 में दयाराम साहनी जो है हड़प्पा का खोज किया था, हड़प्पा शहर का खोज किया था, जिसके कारण पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ जाता है, ठीक है। और किसके कहने पे किया था ये काम, तो जॉन मार्शल के कहने पे किया था हड़प्पा सभ्यता। और इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि सदैव सभ्यता हो गया, काफी युगीन सभ्यता हो गया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता तो है ही है। अगर इसका कालक्रम का बात करेंगे तो कालक्रम को हम लोग 3 भाग में बांट के देखते हैं। हड़प्पा पूर्व 3500 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक चलेगा। फिर हड़प्पा सभ्यता जो उसका परिपक्व चरण होता है और ये चलता है 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक। उसके बाद हड़प्पा पश्चात में जाएंगे तो ये 1900 बीसी से लेकर के 1200 बीसी तक चलेगा। तीसरा हम लोग पढ़े थे इसका लिपि। तो लिपि क्या है, तो भाव चित्रात्मक इसका लिपि है। और भाव चित्रात्मक लिपि क्या होता है कि इसको भाव चित्रात्मक लिपि में पहले राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है, फिर लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता है। इसको बुस्ट्रोफेडन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। और धौलावीरा में एक विस्तृत सूचना पट मिला है 10 अंकों का, लेकिन उसको हम लोग आज तक पढ़े नहीं है। अगर पढ़े रहते तो और भी ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। इतना ही हम लोग के लिए काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद लिपि के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उदय पढ़े थे। तो इसका उदय कैसे होता है, तो इसका उदय लोगों का मानना था कि इसका उदय जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। लेकिन हम लोग इस तथ्य को खंडन करने के लिए क्या करते हैं, तो अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता से उसका उदय हुआ है तो यहाँ का जो जल निकासी व्यवस्था है, यहाँ का जो नगर नियोजन है, यहाँ पे हम लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं, ये सब कैसे करते हैं। अगर हम किसी का विकास किसी और से होता है तो उसका सारा साक्ष्य हम लोग में भी दिखना चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग को दिखना चाहिए ना। अगर हम किसी से सीखे हुए तो वही चीज़ हमको जानना चाहिए। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया का सभ्यता से नहीं हुआ है। यहाँ पे लिपि संबंधी भी चेंजेस देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया में अलग लिपि मिल रहा है, भारत में हड़प्पा सभ्यता में अलग लिपि मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है ये मेसोपोटामिया का सभ्यता से नहीं हुआ है, यहाँ के स्थानीय लोगों का देन है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को दिखता है। क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका अर्थव्यवस्था देखे थे। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या देखे, अर्थव्यवस्था में हम लोग इसका कृषि देखे हैं। तो कृषि में क्या है, तो कृषि में हम लोग को कहाँ कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलता है। तो जैसे लोथल से हम लोग को चावल मिला था, ठीक है। बनावली से जौ मिला था, हड़प्पा से गेहूं मिला था। कालीबंगा से हम लोग को हल रेखा का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ के जो लोग हैं ये प्राकृतिक सिंचाई करते हैं, ठीक है। धौलावीरा से हम लोग को एक जल संचय मिला हुआ था, एक हौद मिला हुआ था, जिससे कि बहुत सारा मात्रा में जल रखा गया था। इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है वर्षा के पानियों को संचय करके रखते थे और फिर इसका प्रयोग कृषि जैसे कार्यों में करते थे। यहाँ पे मिट्टी के हल्के होने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अब अगर हम लोग इसका पशुपालन का बात करेंगे तो पशुपालन में हम लोग को क्या मिला है, तो पशुपालन में यहाँ पे बहुत सारा कुत्ता, बैल, बकरी सभी जानवरों को मिला है। लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ पे घोड़ा से लोग परिचित थे कि नहीं थे, इस चीज़ को लेकर के विवाद है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहना है कि यहाँ पे घोड़ा मिला था, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ पे घोड़ा मिला है। ऐसे मोहनजोदड़ो या और एक दो जगह है जहाँ पे घोड़ा का नाल मिला है,
ठीक है, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट अभी तक हम लोग इसका पुष्टि नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये चीज़ नहीं जानकारी है। अब अगर शिल्प का बात करेंगे तो यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, ये सब से शिल्प का निर्माण किया जाता था। ठीक है, ये कांस्य युगीन सभ्यता था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कांसा तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ मिल रहा था। और हम लोग यहाँ पे मनका का निर्माण करते थे। ठीक है, फिर मोहर का निर्माण करते थे। और मोहर और मनका का निर्माण करने के लिए हम लोग कौन सा पत्थर का प्रयोग करते थे? तो सेलखड़ी पत्थर का प्रयोग करते थे। और इस सेलखड़ी पत्थर जो है हम लोग को गुजरात और राजस्थान से प्राप्त होता था। ठीक है, और इसका मनका का काम क्या होता था, मोहर का क्या काम होता था? तो मोहर का काम होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जब व्यापार करने जाते थे तो उसका पहचान के लिए लोग इसका यूज़ करता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या था इसका क्या क्या देखिए, पशुपालन हो गया ना, शिल्प हो गया, व्यापार। तो व्यापार जो है दोनों दो प्रकार का व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार भी होता है यहाँ पे और बाह्य व्यापार भी होता है। अगर बाह्य व्यापार देखा जाए तो बाह्य व्यापार कहाँ कहाँ से व्यापार किया करता था लोग? तो मेसोपोटामिया से करता था व्यापार। और मेसोपोटामिया का लोग इसको क्या बोलते थे? तो इसको मेलवा शब्द कह करके संबोधित करते थे। ओमान से मिलता है, यमन से मिलता है, मिस्र से मिलता है, ये सब जगहों से यहाँ का व्यापार का साक्ष्य मिलता है। और आंतरिक व्यापार भी यहाँ पे चल रहा था। तो आंतरिक व्यापार मतलब कि भारत देश के भीतर कहाँ कहाँ पे ये लोग व्यापार कर रहा है? तो भारत देश के भीतर ये लोग कहाँ कहाँ से व्यापार करता था? तो भारत देश के भीतर ये लोग कर्नाटक से सोना मंगवा रहा है। ठीक है, टीन मंगवाता था अफगानिस्तान से और बिहार से। लार्जवद मनी मंगाता था अफगानिस्तान से। राजस्थान वाला इलाका से सेलखड़ी पत्थर मंगवाता था ये लोग। गुजरात में एक बढ़िया सा डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और ये लोग जो है जल और स्थल दोनों का ही प्रयोग करता था व्यापार के लिए। ये लोग लेन देन के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली का भी प्रयोग करता था। यहाँ पे कोई भी प्रकार का मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला, ना नोट मिला है, ना ही कोई सिक्का मिला है। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या है, तो इसको प्रथम शहरीकरण का भी सभ्यता मानते हैं। तो ये हो गया आज के लिए हड़प्पा सभ्यता। कल हम लोग इसको आगे और बढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का, और कल शायद ये हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखेंगे, फिर वैदिक कल्चर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर पढ़ना है तो आप लोग इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।